हेलो एवरीवन, मैं रवि तिवारी आशा करता हूँ कि आप अपने लाइफ में फिट एंड फाइन होंगे और अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए रोज एक बेहतरीन इनपुट दे रहे होंगे। यार हमारी जो ये जर्नी रहती है, इसमें कई तरीके का फ़ियर हमको बना रहता है, भय रहता है कि वेदर वी आर गेटिंग और नॉट। और इस जर्नी में कुछ खास चीज़ें हमसे छूटते चली जाती हैं, उन चीज़ों को खोने का भी डर बना रहता है और वेरी ऑब्वियस थिंग है ये। उस परिस्थिति में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि fear is a bloody liar. If you cannot defeat your fear, then do it scaredly. Because at the end, your work is important. आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, वो रास्ता कोई भी हो। आपकी मंजिल इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा कि मंजिल से ज़्यादा आपका ये जो पाथ है, वो एन्जॉय करना आपका इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट द टुडेज़ मोटिवेशन। और आज हमारे पास इंटरव्यू सीरीज़ में 2 क्वेश्चन्स हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। So the first question is why we don't focus on transient behavior of the machine generally. And the second question is why we do laminate core. Is it to reduce eddy current losses? तो इन दो क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि why we don't focus on transient behavior of the machine generally. क्वेश्चन से आपको चीजें स्पष्ट नहीं हुई होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आपने कभी देखा है कि आप घर में जैसे ही सीलिंग फैन का स्विच ऑन करते हैं, तो उस वो सीलिंग फैन कुछ ट्रांजिएंट टाइम के लिए कम स्पीड से रोटेट करता है और धीरे-धीरे अपनी फुल स्पीड को स्टेडी स्टेट स्पीड को रीच कर जाता है और एट द फाइनल स्टेज वो अपने स्टेडी स्टेट स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से ही रोटेट करता रहता है। आप अपने घर में ऐसा नहीं करते होंगे कि ऑन ऑफ अपने स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बार-बार करते हैं क्या? वो एक बार आप ऑन कर दिए और जब तक आपका रिक्वायरमेंट है और तब तक आपका फैन रोटेट करेगा और जब आपका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है, स्विच ऑफ कर दिए आप और आपका फैन रोटेट करना बंद कर देता है। तो इन सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए हम लोग स्टेडी स्टेट बिहेवियर पे फोकस करते हैं और स्टेडी स्टेट एनालिसिस ही केवल इन सब सारी मशीन्स की जाती है। ट्रांजिएंट एनालिसिस इन मशीन्स की बहुत कम केसेस में और रेयरली हम लोग करते हैं। जैसे कि अल्टरनेटर के केस में पावर सिस्टम एनालिसिस में हम लोग अल्टरनेटर को ट्रांजिएंट एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट रहता है और जनरली हम लोग ट्रांजिएंट बिहेवियर पे फोकस नहीं करते हैं मशीन की, क्योंकि मशीन इज़ द डिवाइस व्हिच आर हैंडलिंग ह्यूज बल्क अमाउंट ऑफ पावर। तो इनका स्टेडी स्टेट बिहेवियर इम्पोर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम्पल एक मैकेनिकल एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि किसी भी डिवाइस के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी उसके डिज़ाइन के लिए कुछ डिज़ाइन कंस्ट्रेंट हम लोग लेते हैं। जैसे कि ट्रक का जो डिज़ाइन है, हाईवेज़ में जो ट्रक रन करती हैं, उनका डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है, उनके स्टेडी स्टेट बिहेवियर पे फ़ोकस किया जाता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवेज़ में ही रन करती हैं और एक सिटी से दूसरे सिटी और स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करती हैं। उनका डिस्टेंस, जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, वो बहुत लॉन्ग होता है। इसलिए उनके स्टेडी स्टेट बिहेवियर पे फ़ोकस किया जाता है और स्टेडी स्टेट जो स्पीड है, वो कांस्टेंट डिज़ाइन की जाती है। जबकि आप अगर केटीएम के शोरूम में जाइए अपने टू व्हीलर केटीएम बाइक खरीदने के लिए, तो केटीएम के जो स्पेसिफिकेशन मैनुअल शोरूम वाला आपको प्रोवाइड करेगा, उसमें मेंशन रहता है कि इतने से इतने सेकंड्स के बीच में आपकी जो बाइक है केटीएम, वो अपनी फुल स्पीड को रीच कर जाएगी। तो वहाँ पे ट्रांजिएंट बिहेवियर मैटर करता है, क्योंकि बाइक्स को आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सिटीज़ के नियर बाय सिटीज़ में ही रन करते हैं और उन सिटीज़ में बार-बार आपको क्लच और ब्रेक्स और एक्सेलरेटर ये सब अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए कम से कम ड्यूरेशन में आपकी बाइक इतनी स्पीड रीच कर जाएगी, इस तरीके का स्पेसिफिकेशन केवल और केवल आपको बाइक में देखने मिलेगा, ट्रक्स वगैरह में ऐसी स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ट्रक्स के लिए स्टेडी स्टेट बिहेवियर इम्पोर्टेंट है, वहीं बाइक्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए ट्रांजिएंट बिहेवियर इम्पोर्टेंट है। वैसे ही अगर हम लोग मशीन्स की बात करें, लेट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन इंडस्ट्रीज़ में असेंबल्ड है और इंस्टॉल्ड है, वो रन कर रहा है
और अगर इंडस्ट्री को हम लोग क्लोज़ लूप कंट्रोल सिस्टम की नज़रिए से देखें, तो क्लोज़ लूप कंट्रोल सिस्टम में जो फॉरवर्ड पाथ रहता है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट होता है। Because it is handling huge amount of power, it is converting the energy from one form to another form. Like if it is taking electrical energy, giving you the output mechanical energy, or vice versa is also applicable. So this is the electrical machines are the forward path of the control system. So the steady state behavior is important here. स्टडी स्टेट में आपका वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए, एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। इस सारे तरीके के स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंट करते हैं और लॉसेस कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी जब लॉसेस कम होंगे। इस तरीके के स्पेसिफिकेशंस का हम लोग एनालिसिस स्टडी स्टेट बिहेवियर में करते हैं और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए स्टडी स्टेट ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस मशीन्स की बहुत कम ही करते हैं, स्पेशल केसेस में करते हैं। जबकि अगर हम लोग सर्वोस की बात करें, जो कि फीडबैक पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, तो सर्वोस का काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और सर्वोस फीडबैक पाथ में हम लोग सर्वोस डीसी टैको जनरेटर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक अमीटर, वोल्टमीटर, इन सारे डिवाइसेस का यूज करते हैं फीडबैक पाथ ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि इनका काम पावर हैंडल करना नहीं है, बल्क अमाउंट ऑफ पावर हैंडल करना नहीं है। ये केवल आपको जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स और फॉरवर्ड पाथ से आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट में कितना एरर है, ये रेफरेंस से मैच करेगा और जितना भी एरर है वो फीडबैक देगा कंट्रोलर को, जिससे कंट्रोलर को आपको इनपुट मिल जाएगा कि कितना एरर आ रहा है, कितनी डिजायर्ड वैल्यू होनी चाहिए और उसमें से कितनी कम या फिर कितनी ज़्यादा है। पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, उस हिसाब से कंट्रोलर एडजस्ट करेगा और फिर वो प्रॉपर इनपुट देगा, जिससे आपका जो फॉरवर्ड पाथ ऑफ द कंट्रोल सिस्टम है, उसका आउटपुट प्रॉपर आपको मिल सके, डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल सके। तो ये जो फीडबैक पाथ में होते हैं, इनका काम होता है कि इंफॉर्मेशन हैंडल करना, ये पावर हैंडल करने का काम नहीं करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर और सर्वोस। सर्वोस और इलेक्ट्रिकल मशीन का डिजाइन प्रिंसिपल सेम ही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है। केवल और केवल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो टॉर्क डेवलपमेंट होता है वो पूरे 360 डिग्रीज में रहता है, और अगर हम मोटर्स की हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इनपुट देने पे वो मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करता है और उसका शाफ्ट 360 डिग्री में रोटेट करता है। जबकि सर्वोस की बात करें तो इनका रोटेशन जो होता है शाफ्ट का, वो 360 डिग्री में ना होके कुछ लिमिटेड अमाउंट में होता है, अपनी फुल स्केल वैल्यू पे लिमिटेड रहता है और वो पूरे 360 डिग्री में उसका रोटेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी वोल्टेज इनपुट या फिर करंट इनपुट मिल रहा है, तो उस डिजायर्ड वोल्टेज और करंट इनपुट के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से वो अपने फाइनल फाइनल वैल्यू पे टॉर्क का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि वो अपने फाइनल वैल्यू पे रीच कर जाएगा और उस दैट पर्टिकुलर वैल्यू पे जितनी भी स्केल पे वैल्यू इंडिकेटेड रहेगी वो शो करेगा विदाउट एनी ऑस्किलेशन ऑफ द शाफ्ट, और वी से नीडल। तो इसके लिए क्या है, ट्रांजिएंट बिहेवियर इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इनपुट है वो प्रॉपरली इस तरीके से होना चाहिए कि शाफ्ट इंस्टेंटली मूव कर जाए, जो कि गिवन वैल्यू है, जितना वोल्टेज या फिर करंट इनपुट दिया है उस हिसाब से वो अपना वो डिफ्लेक्शन शो करे स्केल पे, और इसके लिए कोई भी फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पे कोई भी ऑस्किलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट इंपॉर्टेंट है कि वो इंस्टेंटली मूव कर जाए अपने फाइनल पोजीशन पे। जबकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में स्टेडी स्टेट बिहेवियर इसका इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो, एफिशिएंसी हाई हो और लॉसेस कम से कम हो। इन सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग स्टेडी स्टेट एनालिसिस में मशीन्स के करते हैं। अब द सेकंड थिंग इज व्हाई शुड वी डू लैमिनेशंस। अब लैमिनेशंस की बात अगर करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके माइंड में एक बात जरूर क्लिक कर जाएगा कि लैमिनेशंस एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है।
आप सही हैं कि लैमिनेशंस एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो सर्वोस होते हैं, उनमें भी लैमिनेशन, कोर में लैमिनेशन किया जाता है। क्या वहाँ पे भी एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशंस किया जाता है? नहीं। सर्वोस में जो हम लोग लैमिनेशन कोर में प्रोवाइड करते हैं, वो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि एडी करंट लॉसेस वगैरह मिनिमाइज करना स्टेडी स्टेट बिहेवियर के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेडी स्टेट बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग मशीन्स में करते हैं। लॉसेस मिनिमाइज करेंगे, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा और स्टेडी स्टेट अपना इम्प्रूव हो जाएगा, स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द मशीन। लेकिन सर्वोस में हम लोग लैमिनेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं, हम लोग एडी करंट लॉसेस रिड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो सर्वोस की रहती है, वो बहुत मिनिमम रहती है। तो वहाँ पे लॉसेस वगैरह का ज़्यादा फंडामेंटल आइडिया हम लोग नहीं लेते हैं और लॉसेस और एफिशिएंसी की बात नहीं करेंगे। वहाँ पे हमारा एम है कि वो टॉर्क को इतना प्रोड्यूस करे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टॉर्क, कि वो फाइनल अपने स्टेडी स्टेट वैल्यू पे रीच कर जाए और स्केल में प्रॉपर वो डिफ्लेक्शन शो करे। यहाँ पे एडी करंट लॉसेस हम लोग रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशन नहीं करते हैं। कारण ये है कि सर्वोस में लैमिनेशन करने का कारण ये है कि टाइम कांस्टेंट इसका रिड्यूस करने के लिए हम लोग लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं इस चीज़ को शो करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से लैमिनेशन प्रोवाइड करके सर्वोस में हम लोग टाइम कांस्टेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतनी जानकारी रखिए कि सर्वोस में हम लोग लैमिनेशंस टाइम कांस्टेंट रिड्यूस करने के लिए किया जाता है और जितने भी डिजाइन कंस्ट्रेंट हैं सर्वोस के, वो टाइम कांस्टेंट रिड्यूस करने के लिए और टॉर्क बाय वेट रेशियो इंप्रूव करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि टॉर्क बाय वेट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी स्टेबिलिटी से। अगर मशीन टॉर्क बाय वेट रेशियो जितना हाई से हाई होगा, आपकी मशीन की स्टेबिलिटी, मशीन नहीं, सर्वोस की स्टेबिलिटी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मशीन्स का डिजाइन कंस्ट्रेंट है स्टेडी स्टेट बिहेवियर, इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम लोग सर्वोस और मशीन्स को कंपेयर करें, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू सीरीज का कि सर्वोस और मशीन मशीन में कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन कौन सी होती है? सोचिए 2 मिनट, वीडियो पॉज करके सोचिए कि सबसे कॉस्टलीस्ट पार्ट कौन सी होती है मशीन में। क्या कॉपर कॉस्टलीस्ट है, या फिर आयरन कॉस्टलीस्ट है, या फिर बियरिंग्स जो आप प्रोवाइड करते हैं रोटर में वो कॉस्टलीस्ट है, या फिर ब्रश कॉस्टलीस्ट है, स्लिप रिंग कॉस्टलीस्ट है? कौन सा पार्ट ज्यादा कॉस्टली है आपके मशीन का? आपके मशीन का सबसे ज्यादा कॉस्टली पार्ट होता है आपका शाफ्ट, मशीन का शाफ्ट। अब ये सुन के आपको आश्चर्य महसूस हो रहा होगा कि शाफ्ट में ऐसा क्या है जो कि वो मशीन को इतना कॉस्टली बना देता है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली पार्ट आपका शाफ्ट ही होता है, क्योंकि अगर हम लोग मोटर्स की बात करें, तो ये मोटर का शाफ्ट जैसे अज्यूम करें हम लोग, तो ये मशीन है अपनी, और ये इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट कुछ इस डायरेक्शन में करेगी, इस डायरेक्शन में करेगी, और ये आपके शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी। जबकि यहाँ पे जो मैकेनिकल लोड आप कनेक्ट किए हुए हैं और वो ब्रेक ड्रम से कनेक्ट करके आप टाइट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल लोड है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, अमाउंट लोड का बढ़ता चला जा रहा है, मैकेनिकल लोड का। और जैसे-जैसे आप टाइट कर रहे हैं, इनका लोड का मैग्नीट्यूड और अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। तो ये टॉर्क के डिफ्लेक्शन को अपोज़ करने की कोशिश करेगा और इस शाफ्ट को ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो मशीन डेवलप कर रही है, वो इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी, जबकि आपका जो लोड है, मैकेनिकल लोड, वो आपके शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो आपके शाफ्ट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी झेलने की शक्ति होनी चाहिए शाफ्ट की। इसीलिए हम लोग मैकेनिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग, और डायरेक्टली अगर हम लोग नॉर्मल आयरन ले लें एज़ अ शाफ्ट, तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगा और वो ब्रिटल मटेरियल रहेगा, जिससे ये कारण वो शाफ्ट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ तय उतना मजबूत तय नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग मैकेनिकल मेथड्स कोल्ड फोल्डिंग, हॉट फोर्जिंग
मेथड्स यूज़ करते हैं। इन मेथड्स में हम लोग कीप ऑन हैमर करते हैं शाफ्ट को, जिससे उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और फिर लेथ प्रोसेसिंग मशीन में प्रोसेसिंग करते हैं उसका। तो इन सारी प्रक्रियाओं में आपके शाफ्ट की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो बढ़ जाता है, इसीलिए कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन शाफ्ट ही होता है। अब हम मशीन्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की मशीन्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं। डीसी मशीन्स और स्मॉल टॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो मशीन जो कि इंडस्ट्रीज़ में अपन यूज़ करते हैं। तो कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन शाफ्ट होता है, जिसको हम लोग मशीन के कॉस्ट को, वी आर इंजीनियर्स, वी आर डिजाइन इंजीनियर्स, वी आर इकोनॉमिस्ट, सो वी हैव टू थिंक टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मशीन। इसीलिए हम लोग शाफ्ट का जो लेंथ होता है मशीन के, उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। आप अपने सीलिंग फैन को देखिएगा, सीलिंग फैन में जो शाफ्ट का लेंथ रहता है वो मिनिमम रहता है, बहुत कम से कम रहता है। और जो डायामीटर है रोटर का, अब शाफ्ट में ही रोटर असेंबल किया जाता है, तो ये जो शाफ्ट का लेंथ है वो कम से कम रखने की कोशिश करते हैं और जो डायामीटर ऑफ द रोटर रहता है, इसको हम लोग बड़ा रखने की कोशिश करते हैं मशीन्स में। डायामीटर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। और ये आपका स्टेटर हो गया, स्टेटर में इलेक्ट्रो मैग्नेट्स अवेलेबल हैं जो कि एन और एस पोल शो कर रहे हैं, और एन और एस पोल स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप अवेलेबल रहता है, ये रेड पेन से हमने शो किया हुआ है एयर गैप को। लेट मी टेल यू वन थिंग, द वॉल्यूम ऑफ एयर in the air gap will decide the power handling capacity of the machine. That is what the statement and the correct statement. आप किसी भी मशीन के एयर गैप में एयर का वॉल्यूम देख के ये बता सकते हैं कि उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है मशीन की। तो मशीन्स के कंस्ट्रक्शन में डिजाइन कंस्ट्रेंट ये रहता है कि इसका शाफ्ट जितना कम से कम रख सकें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि कॉस्टलीस्ट पार्ट है और शाफ्ट का लेंथ जितना कम से कम रहेगा, उसके कॉस्ट को हम लोग मिनिमम रख सकते हैं। और अगर शाफ्ट को हम लोग मिनिमम रख रहे हैं, लेंथ को कम रख रहे हैं, तो डायामीटर ऑफ द रोटर, क्योंकि रोटर जो होता है वो शाफ्ट में ही असेंबल रहता है और रोटर्स में वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और उस उन वाइंडिंग्स को रोटर में ही असेंबल किया जाता है और रोटर शाफ्ट में असेंबल किया जाता है। तो रोटर का जो डायमीटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, और जो एयर गैप है स्टेटर और रोटर के बीच का, उस एयर गैप में एयर का वॉल्यूम आपकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन बता सकता है। और इसके लिए एक डेरिवेशन भी है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे। अब सर्वोस के कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो सर्वोस में जो शाफ्ट का लेंथ होता है वो हम लोग हाई रखते हैं, लंबा रखते हैं शाफ्ट को, और जो रोटर का साइज है, रोटर का साइज भी मिनिमम ही रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शाफ्ट का लेंथ हाई है, लंबा है शाफ्ट आपका, और जो रोटर है इसका डायमीटर कम से कम है, और इस रोटर में हम लोग एक कंडक्टर प्लेस किए हुए हैं। इस रोटर में जो आयरन का कंडक्टर हम लोग प्लेस किए हुए हैं, या फिर कॉपर या एल्यूमिनियम कंडक्टर, और इस कंडक्टर में ये आई अमाउंट ऑफ करंट हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। इस आई अमाउंट ऑफ करंट के कारण यहाँ पे फ्लक्स का, अब एज पर द एम्पियर्स लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स। तो इस करंट के कारण यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, जो कि इस डायरेक्शन में रेड पेन से हमने शो किया हुआ है। और ये जो स्टेटर का पार्ट है, एन और एस पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये एन से एस में फ्लक्स को भेजने का काम करते हैं। और ये एन पोल है स्टेटर का, ये एस पोल है स्टेटर का, एन से फ्लक्स एग्जिट करेगा, एस पे इंटर करेगा, और इन बिटवीन द एन और एस पोल ऑफ द स्टेटर यहाँ पे रोटर प्लेस किया हुआ है, और इस रोटर में एक आयरन बार है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, और इस आई करंट की वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो है। और रोटर के बाद जो रोटर की असेंबल किस में करते हैं हम लोग, शाफ्ट में करते हैं। अब ये जो आई अमाउंट ऑफ करंट के कारण जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ है, ये फ्लक्स और जो स्टेटर से हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेट से, फील्ड से जो फ्लक्स मिल रहे हैं, फील्ड फ्लक्स, दोनों के इंटरेक्शन से ही टॉर्क का डेवलपमेंट होता है। और इसका लेंथ हम लोग इसलिए हाई रखे हैं क्योंकि इस इन दोनों फ्लक्सेस का इंटरेक्शन बढ़ सके,
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, उतना टॉर्क का डेवलपमेंट हाई होगा और सर्वोस का जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो हाई होगा और एक प्रॉपर नीडल आपको प्रॉपर फाइनल वैल्यू पे विदाउट एनी ऑस्किलेशन एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, जिससे वो फाइनल वैल्यू पे अपने रुक पाएगा और अपना सही डिफ्लेक्शन शो कर पाएगा। तो ये रहता है सर्वोस के कंस्ट्रक्शन में। अब बहुत से इंजीनियर सोच रहे होंगे कि कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन तो शाफ्ट होता है और सर्वोस में शाफ्ट का लेंथ बढ़ा देने से सर्वो मशीन्स जो हैं वो कॉस्टली हो जाती होंगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन लेट मी टेल यू कि दिस मशीन इज इलेक्ट्रिकल मशीन इज हैंडलिंग ह्यूज बल्क अमाउंट ऑफ पावर, बट सर्वोस जो होते हैं हमारे वो पावर को हैंडल नहीं करते हैं, केवल और केवल स्मॉल इंफॉर्मेशन वो हैंडल करते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए जो मशीन्स बनाई जाती हैं लाइक सर्वोस, तो ये गर्ल्स के जो हेयर पिन रहते हैं वो सफिशिएंट है एज अ शाफ्ट सर्वोस के कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे हमको कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग ये सब मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कॉस्ट का प्रभाव इसके शाफ्ट को इंक्रीज कर देने से नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल लोड हम कनेक्ट नहीं करेंगे कि वो उस शाफ्ट को अपोज करे और उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो जाए या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको बढ़ाना पड़े कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग मेथड से। इसीलिए सर्वोस का कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसके शाफ्ट को लंबा रखने की कोशिश करते हैं और डायामीटर ऑफ द रोटर कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप अवेलेबल है, एयर गैप में वॉल्यूम ऑफ एयर डिसाइड कर सकता है कि उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो ये मशीन का कंस्ट्रक्शन था, ये सर्वोस का कंस्ट्रक्शन था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 से 3 इंटरव्यू क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस किए कि मशीन के ट्रांजिएंट बिहेवियर पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, स्टेडी स्टेट बिहेवियर पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ ऑफ द कंट्रोल सिस्टम पे होते हैं और इनका काम ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर हैंडल करना होता है। इसीलिए हम लोग स्टेडी स्टेट बिहेवियर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ट्रांजिएंट बिहेवियर। जबकि सर्वोस के लिए जो कि फीडबैक पाथ में होते हैं, इनके लिए ट्रांजिएंट बिहेवियर मैटर करता है। और लैमिनेशन हम लोग सर्वोस में टाइम कांस्टेंट रिड्यूस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, जबकि अपने मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में लैमिनेशन एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब यही सब चीजें इन कुछ पॉइंट्स में लिखी हुई हैं जिनको मैं पढ़ दे रहा हूँ, और आप नोट्स लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। Machines which are connected in the forward path of the control system handle bulk amount of power, mostly in steady state condition. So we study state behavior like reduction of losses, initial cost of the machine are important design constraint. Servos, measuring instrument, tacho generators, which are connected in the feedback path of the control system, transient information in transient condition most of the time. So transient behavior like time constant, torque by weight ratio, etc. are important design constraints. So in machine we do laminate to reduce eddy current losses, but in servos we do lamination to reduce time constant. ये बातें आपको पता होनी चाहिए, और सेम चीजें हमने डील कर ली हैं। और वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एयर गैप विल टेल अस द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरी ट्रू। इन मशीन द कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन इज, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन आपका क्या होता है, तो शाफ्ट होता है आपकी मशीन का कॉस्टलीस्ट पार्ट। इन मशीन द कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन इज शाफ्ट, so in machine we reduce the shaft length and increases the diameter of the rotor such that the cost of the machine reduces, because machine handles megawatts of power. If we increase active length, interaction of flux of stator and rotor will be more, so torque development will be more, and torque to weight ratio will be more, such that the time constant of the servos will be less. यहाँ पे ये जो सम प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, टॉर्क, ये टॉर्क वगैरह मेंशन है, यहाँ पे टॉर्क होना चाहिए।
तो आप करेक्ट कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। अब ये एक्टिव लेंथ है का यहाँ पे ज़िक्र किया हुआ है, तो एक्टिव लेंथ ऑफ द मशीन क्या होती है? एक्टिव लेंथ वही लेंथ होता है जो कि प्रॉपर इंटरेक्शन हो, जिसमें एन और एस पोल जो स्टेटर का फ्लक्स है, एन टू एस, वो स्टेटर का फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का फील्ड फ्लक्स, जो रोटर का फ्लक्स है, आई करंट इंजेक्ट करने के बाद कारण जो रोटर में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा था, दोनों का इंटरेक्शन जितने दूर तक होता है, जितनी लेंथ तक होता है, वही एक्टिव लेंथ ऑफ द मशीन होती है। और एक्टिव लेंथ हम लोग सर्वोज में हाई रखते हैं, जबकि मशीन्स में कम रखने की कोशिश करते हैं। और मशीन्स में सेम मेंटेनेंस के लिए हम लोग डायामीटर ऑफ द रोटर इंक्रीज कर देते हैं, जबकि शाफ्ट का जो लेंथ है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम नए इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।